कैसा ट्रीट करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर पैसा, कुछ साथी कह देते हैं कि रिश्तेदार और दोस्तों को कभी पैसा उधार नहीं देना चाहिए। वो कितने सही है, कितने गलत हैं, इन सभी पहलुओं को टच करते हुए आज का लाइव ब्रॉडकास्ट है। सभी पहलुओं को हम टच करेंगे और मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पूरी समझ में आएगी। अगर आप वीडियो को अभी तक सुन रहे हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरी सुनें, अन्यथा आप यहीं पर छोड़ दें। क्योंकि जब तक हम किसी विषय को पूरा नहीं समझ लेते उस चीज़ का कोई फायदा नहीं होने वाला। और आजकल जितने भी साथी मुझसे जुड़ते हैं वो लगभग मेरी वीडियो को पूरी सुनते हैं, बट उनसे मेरी एक शिकायत है कि आप मेरी वीडियो को पूरी सुनते हैं तो कम से कम एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं घटता। इससे थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मेरे दोस्त जो हैं, जो मुझे सुनते हैं, वो कम से कम मुझे लाइक करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद ही नहीं आती तो आप फिर अपना टाइम भी वैसे ही खराब करते हैं। आपको सुनना भी नहीं चाहिए फिर। क्योंकि मैंने वो दोस्त, कुछ दोस्तों को यहाँ मेरी आईडी से रिमूव करना शुरू कर दिया, हटाना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे वो यूजलेस लगते हैं। और यूजलेस फ्रेंड्स लिस्ट में रखना मुझे कोई उस चीज़ का तुक नहीं लगता कि भी फेसबुक पर मेरे इतने फॉलोवर्स हैं, इतने नहीं। अगर वो कोई रिएक्शन, अगर वो कोई रिएक्शन ही नहीं करते तो ऐसी भीड़ का कोई फायदा नहीं है। तो साथियों, हम शुरू करते हैं अब के दोस्त। देखो दोस्त, हर उम्र में अलग अलग दोस्त होते हैं। जैसे कि हम पैदा होते ही जब हमने चलना फिरना बोलना शुरू किया तो हमारे सबसे पहले दोस्त बने हमारे ही हम उम्र के, मतलब जैसे मान लिया कि हम 3 साल के हैं तो 4 साल के हैं, तो हम उन्हीं बच्चों के साथ खेले, उन्हीं बच्चों में हमारी रुचि रही। आज हो सकता है कि हमें उनका नाम भी याद नहीं हो कि हम बचपन में किसके साथ खेले। फिर डियर फ्रेंड्स, हो जाती है हमारी स्कूलिंग स्टार्ट, पढ़ाई, स्कूल में एडमिशन हो जाता है। जो हमारी फर्स्ट क्लास होती है, आजकल तो ये नर्सरी, LKG UKG वगैरह भी हैं, वहाँ पर हमारे वही दोस्त हो जाते हैं। बस वो हमारी दोस्ती होती है खेलने कूदने की, और उसमें जो हमारा बचपन होता है उसमें हमारी कोई नीड्स नहीं होती, कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई ज़रूरत होती तो वो ज़रूरत पूरी करने के लिए हमारे पेरेंट्स होते हैं। फिर हमारा जो आगे शुरू हो जाता है, जैसे मिडिल स्टैंडर्ड शुरू हुआ कि हम 14-15 साल के हो गए, उस समय हमारा जो दोस्ती का नेटवर्क बनता है, जो हमारे दोस्त बनते हैं, उस समय भी हमें लेन देन की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती। उसमें भी हम साथ में खेलते कूदते हैं। बस किसी के साथ विशेष लगाव हो जाता है, किसी के साथ विशेष लगाव नहीं होता। दोस्त बहुत सारे होते हैं। उसके बाद हम जब 18-20 साल के हो जाते हैं तो हमारा अलग से एक दोस्तों का नेटवर्क बनता है।
फिर हम और मान लिया कि कॉलेज लाइफ में चले गए। कॉलेज लाइफ में हमारे बहुत सारे अलग दोस्त मिलते हैं हमें, क्योंकि कॉलेज में कई गांव से बच्चे आते हैं, उनके साथ हमारी दोस्ती हो जाती है। उसमें भी हमारी कोई खास नीड्स नहीं होती, बस यही होती कि हमने किसी दोस्त के जेब में पैसे, उसने चाय पिला दी या कोई पुस्तक खरीदने में हेल्प कर दी। भाई एक दोस्त के पास पैसे नहीं है, एक के पास है, वो वहाँ तक भी सही है, चलता है। जब हम मतलब कंप्लीटली हमारा जो शादी से पहले का जीवन है वो एक अलग जीवन रहता है, उसमें हमारी कोई खास ज़्यादा ज़रूरतें नहीं होती, क्योंकि सारी जो जिम्मेदारी है वो हमारे माँ बाप निभाते हैं हमारे। मैं ये नहीं कहता कि दोस्त बिल्कुल उसमें जिम्मेदारी नहीं निभाते। बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं कि पढ़ाई में आपकी बहुत मदद करते हैं, कि आपके पास मान लिया कोई पुस्तक नहीं है, गाइड नहीं है, वो दे देना, बस्ता दे देना। क्योंकि कोई बच्चा थोड़ा सा अच्छे स्टैंडर्ड के घर का होता है, कोई लो स्टैंडर्ड के घर से होता है, दोस्ती हो जाती है तो चलता है, ऐसा चलता रहता है। लेकिन आफ्टर मैरिज जब हमारी शादी हो गई तो उससे पहले हमारे जो जितने भी दोस्त थे वो सारे अलग अलग फील्डों में चले गए, अलग अलग काम धंधे उन्होंने सभी ने अपना लिए। पहले तो सारे खेलते कूदते थे या पढ़ाई करते थे, लेकिन जब बड़े हो गए तो भी कोई गवर्नमेंट जॉब में चला गया, कोई प्राइवेट जॉब में चला गया, किसी ने खेती बाड़ी शुरू कर दी, किसी ने डॉक्टरी का काम सीख लिया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई मिस्त्री बन गया। डियर फ्रेंड्स, अलग अलग हो जाए, कोई बिजनेसमैन बन गया, बहुत बड़ा आदमी बन गया, दूर चला गया, तो ऐसा होता है। बड़ी मुश्किल से बचपन का एक ही दोस्त अगर हमारे लाइफ में बना रहता है तो ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात होती है कि कोई बचपन से ही हमारा दोस्त है। और आज मान लिया कि हम 40, 45, 50 साल के हो गए हैं और तब तक वो हमारी दोस्ती चल रही है, तो ये तो अपने आप में एक, मैं इसको मिसाइल कहूँगा कि ये तो बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ी मिसाल है। अगर और इतनी लंबी दोस्ती चल रही है, जबकि आपका गैप जो है, गैप का मतलब आर्थिक गैप, पैसे का गैप। मान लिया कि एक दोस्त है, वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है बिजनेस में या गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट सेक्टर में अच्छा पैसा कमा रहा है। दूसरा है उसका बस बेचारे का ठीक ठाक अपनी ज़िंदगी का धक्का लगा रहा है, लेकिन जब जो थोड़ा सा जो पीछे रह गया उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो जो बड़े लेवल पर चला जाता है। मैं अब हेल्प और उधार देने की बात करता हूँ। अगर आपका बचपन का दोस्त है, उसका स्टैंडर्ड अच्छा खासा है, तो डियर फ्रेंड्स वो आपको पैसे उधार नहीं देगा और उसने उधार देने भी नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्ती में उधार बहुत ही खतरनाक होती है। अगर वो आपकी हेल्प करता, मदद करता है, देन ही और शी इज योर फ्रेंड, तो वो आपका दोस्त है। मान लिया कि आपके घर में बच्चे गर्मी मर रहे हैं, आपके पास इन्वर्टर लेने की मतलब कोई गुंजाइश नहीं बन रही, आप जाकर अपने दोस्त को कहो यार मेरे को 15,000 रुपये उधारे दे दे, वो बोलेगा क्या ज़रूरत पड़ गई यार, मेरे बच्चे गर्मी मर रहे हैं, रात को मच्छर सोने नहीं देते। तो आपका जो दोस्त है वो अगर इन्वर्टर की, मैं उसे भी ये कहूँगा कि अगर पॉसिबल हो तो अपने दोस्त को ये बोलें कि आप इन्वर्टर की दुकान पर जाएं
और वहाँ पर जाकर मेरी बात करा दे। मैं आज की मॉडर्न डेट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल जो पैसे का जो ट्रांजैक्शन है वो डियर फ्रेंड्स ऑनलाइन हो चुका है कि आप वहाँ जाएं, मेरी बात करा दें, वो वहाँ चला जाएगा और वो आपको इन्वर्टर की व्यवस्था करवा देगा, अगर उसका मतलब ठीक ठाक चल रहा है तो। लेकिन अगर आपका जो दोस्त है उसके व्यवस्था उस समय खराब चल रही है और आपको लग रहा है कि यार मेरे दोस्त का अच्छा खासा जुगाड़ है और मेरे लिए एक इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं कर रहा, हो सकता है कि आप उनसे दूरियां बना लें। ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि हो सकता है आपके दोस्त की कोई मजबूरी हो। इतने लंबे समय से आपकी दोस्ती चलती आ रही है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स जब मैरिड लाइफ होती है, शादीशुदा हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, फिर वो जो दोस्त हैं, वो जो अपर लेवल पर जो आपका दोस्त चला गया, वो दोस्ती भी निभाना चाहता है, बट हिज वाइफ डजंट वांट टू कीप फ्रेंडशिप विथ यू। उसकी पत्नी नहीं चाहती कि आपके साथ उसका जो हस्बैंड है वो दोस्ती रखे। कोई रेयर होगी ऐसी, लाखों में, ये कहने वाली कि आपका दोस्त मुसीबत में है, आप अपने दोस्त की मदद करें। ऐसी अगर किसी घर में ऐसी स्त्री है तो डियर फ्रेंड्स वो दुनिया का सबसे खुशहाल घर है, अगर किसी को ऐसी औरत मिल जाती है कि आप अपने दोस्त की मदद करें। नहीं तो दोस्तों ऐसी होती है कि मान लिया कॉल कर लिया, आजकल तो कॉल करने का ज़माना आ गया, पहले तो डायरेक्ट घर पे ही जाना होता था, या वो दूर रहता, मान लिया आपसे 80 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर है, उससे मिलना है, बात करनी है, पूछना है, तो उसके पास जाना ही पड़ता था। आजकल तो फ़ोन की सुविधा है। लेकिन जब आपके दोस्त का फ़ोन उसकी पत्नी उठाती है और बोलती है कि भाई वो तो बाहर गए हुए हैं, और मोस्टली ऐसा ही होता है, चाहे वो उसके बराबर में लेटा हो, और उस दोस्त की हिम्मत नहीं पड़ रही कि ये कह दे, पहली बात तो जब मैं हूं तो आपने मेरा फ़ोन उठाना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ जाएं कि मेरा जो दोस्त है वो बिल्कुल टेंगल्ड हो चुका है, फंस चुका है परिस्थितियों में। वो हेल्प करना चाहता है बट ही हैज़ बीन कंपेल्ड, उसको मजबूर कर दिया गया कि मैं आपकी दोस्त की हेल्प नहीं करने दूँगी। तो ऐसे में हमें बिल्कुल बुरा नहीं मानना चाहिए, आपके दोस्त फंस चुके हैं उस सिचुएशन में। अब रही बात डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं कॉलेज लाइफ में जो आजकल के जो बच्चे हैं उनको भी मैं इंक्लूड करता हूँ इस लाइव ब्रॉडकास्ट में, और इसमें फ्रेंडशिप में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, और बहुत सारे युवा बच्चे डिप्रेशन में जा चुके हैं, विशेष करके लड़के, ज़्यादा लड़के, वैसे लड़कियां भी डिप्रेशन में हैं, लेकिन लड़कियां कम डिप्रेशन में हैं, लड़के ज़्यादा हैं संख्या में। होता क्या है कि कॉलेज लाइफ है या डियर फ्रेंड्स वो किसी कंपनी में जॉब करते हैं, एक कंपनी में जॉब करते हैं, दोस्ती हो जाती है, दोस्ती हुई, दोनों अनमैरिड हैं, क्योंकि चांसेस तभी ज़्यादा होते हैं जब दोनों अनमैरिड हो। नहीं वैसे आजकल ये भी है कि लड़का मैरिड है वो अनमैरिड कर बता के भी अपने मतलब
फ्रेंडशिप कर लेता है कि नहीं मैं अनमैरिड हूँ, और उसका मतलब फ़ायदा उठाता है। फंस जाते हैं ऐसे भी प्यार के चक्कर में। तो क्या होता है कि मान लिया एक लड़का और लड़की की दोस्ती हो गई, लड़की ने मान लिया कि 5,000 रुपये की ज़रूरत पड़ गई। वो अपने बॉयफ्रेंड को कहेगी मेरे को 5,000 रुपये की ज़रूरत है, और लड़का उसे 5,000 रुपये किसी भी तरह अरेंज करके उधार नहीं दे देता है। उसने उधार दे दिए, यानी कि उसको दे दिए, उसका जो भी अड़चन आई हुई थी उसकी उसने सॉल्व आउट कर दी। महीना 2 महीने बाद वो उसे होटल में लेकर जाता है, क्योंकि वो 5,000 रुपये उसने दिए, इसलिए वो भी मना नहीं कर सकती। फिर क्या होता है उनका, कईयों का 4-4, 5-5 साल ऐसे ही चलता रहता है। वो लड़की को हेल्प करता रहता है और लड़की उसके साथ घूमती फिरती रहती है, दोनों एंटरटेनमेंट करते हैं। अब जो लड़की है, लड़की को जो उसका दोस्त है उससे बढ़िया पैसे कमाने वाला लड़का मिल जाता है, और वो उसके साथ रहने लगती है। फिर जो पहले वाला है, हो सकता है लड़की एक अच्छे कमाने वाले से शादी कर ले, तो जो पहले वाला है वो डिप्रेशन में चले जाएगा। मैंने प्यार किया, मैंने उसके लिए क्या नहीं किया, उस समय उसकी ये मजबूरी थी, उसकी माँ बीमार थी, मैंने उसको इतना कुछ दिया। उस हरामखोर को ये पूछना चाहिए कि आज उसने एक अच्छा स्टैंडर्ड का लड़का मिलते उसने शादी कर ली। उस हरामखोर ने ये सोचना चाहिए कि जो आपने दिया उससे 100 गुना वो आपको दे के जा चुकी है। अब आपका पैसा रिटर्न नहीं किया, आपका पैसा नहीं लौटाया, तो आप कौन से उसे उधार दे रहे थे? अगर आप उसे उधार दे रहे थे, भी मैं आपको पैसे उधारे देता हूं, कितने दिनों के बाद दोगी, और आप उसे कहीं होटलों में नहीं लेकर जाते, तो फिर आपने मान लिया 4 साल उसका वो मदद की, फिर वो कामयाब हो जाती है, फिर आप कह सकते हैं कि मैंने इनकी मदद की, ये कामयाब हो गई और मेरे को धोखा दे दिया। बट आप उसे गाड़ियों में घुमाते हैं, होटलों में लेकर जाते हैं, तो फुल एंटरटेनमेंट करते हैं। अब वो शादी तो करेगी, आपसे वो शादी नहीं करेगी, और आपने उसके साथ शादी करनी भी नहीं थी, क्योंकि अगर आपने उससे शादी करनी होती तो जिस समय उस लड़की ने आपसे 5,000 रुपये की कहा, उसी समय आप ये कह देते, भाई देखो ज़रूरत है, वो मान लिया कि किसी गरीब घर से, भी मैं देखो हेल्प करूँगा आपकी, हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन क्यों न हम एक दूसरे के जीवन साथी बन जाए, फिर आपने मुझसे मांगने ही नहीं पड़ेंगे। अगर वो रियल में दोस्त होता तो वो लड़का उस लड़की को डेफिनेटली ये बात बोलता कि मैं आपको पसंद करता हूँ, हमारे विचार मिलते हैं, हम अच्छे दोस्त हैं, हम शादी करेंगे, आपकी सारी समस्याएं हैं वो हम सोल्व आउट करेंगे, मिलजुल कर हम काम करेंगे। ऐसा सुझाव क्यों नहीं दिया? उसने झट दिए, और कुछ दिन के बाद उसे होटलों में लिए घूम रहा है, बाद में फिर कहता कि मेरे को धोखा देकर चलेगी। तू तो है ही धोखे के काबिल,
और ऐसा हो रहा है डियर फ्रेंड्स। और ऐसे लड़के सरेआम फिर ये जो आजकल बाबाओं के प्रोग्राम चलते हैं ना, जो बहुत बड़ी ऊंची स्टेज के ऊपर बैठ जाते हैं बाबा और उनका दरबार लगता है, फिर वो लड़का वहां जाकर अपनी समस्या बताता बाबा को कि मैंने उस लड़की के लिए ये किया वो किया, उस लड़की ने मेरे से धोखा, मतलब पूरी दुनिया में उस लड़की की बदनामी करता है, जबकि गलती किसकी? उसकी खुद की। और वो जो स्टेज के ऊपर बैठे होते हैं ना बाबा, वो भी उसे ये नहीं कहते, समझाते नहीं, उसको मतलब प्रमोट कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा लड़का समस्या लेकर जाता है, सबसे पहली बात कि वहां पे मीडिया के लोग होते हैं, ऐसे लड़कों को उसी समय घेर के स्टेज पे बुला के और उसको 2-4 थप्पड़ लगाए, क्योंकि आजकल जो ऐसी वीडियो भी ज़्यादा वायरल होगी और एक समाज को गुड मैसेज भी जाएगा कि ऐसा जो करते हैं उनका अंजाम यही होना चाहिए कि उनको जूत मारो और स्टेज के ऊपर जूत मारे। लेकिन फिर बाबाओं की दुकान बंद हो जाएगी, उनके दरबार में भीड़ कम हो जाएगी। वो ऐसा नहीं करते, लेकिन करना चाहिए। भीड़ कम नहीं होगी, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं, लेकिन इन बाबाओं के दिमाग में डर है। और भीड़ मान लिया कि कम हो भी रही है तो होने दो, आपका काम समाज को सुधारना है। आप समाज को एक आईना दिखाने के लिए उस मंच के ऊपर बैठते हैं, एक इतनी बड़े आसन पर आप बैठते हैं, लोग आप पर कितना ट्रस्ट करते हैं, लोग आपको कितने प्यार से सुनते हैं, आपकी बात उन्हें कितना प्रभावित करती है। आपका काम उन्हें सच बताना, दिखाना है। अगर किसी बाबा की 1 करोड़ की फैन फॉलोइंग है, वो उस लड़के को अगर स्टेज के ऊपर ऐसे 2-4 भी वीडियोस वायरल हो जाए ना, तो बहुत सारा देश सुधार में आ जाएगा और बहुत सारी लड़कियों को भी अक्ल आ जाएगी। बहुत सारी लड़कियों को भी अक्ल आ जाएगी कि जो लड़कियां लड़कों के साथ ऐसा कर रही है। मैं लड़कियों को भी यह नहीं कहता कि लड़कियों ने अच्छा किया, लड़की ने भी यही बात कहनी थी कि भाई हमारे घर में समस्या रहती है, हम अच्छे दोस्त हैं, मुझे आपसे प्यार है, अगर आप मेरे जीवन साथी बनो तो। नहीं, फिर लड़का लड़की की दोस्ती क्या, कोई दोस्ती नहीं होती। ये कह देते हैं ना, सिर्फ शुरू में स्टार्टिंग में लड़के ऐसे ही करते हैं, ऐसा ही होता है शुरू में कि भाई हम पहले तो ऑफर करेगा, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। ज्यादातर ऑफर लड़कों को करने पड़ते हैं, लड़कियां तो रेयर केस ऐसी होंगी कि कोई लड़की किसी को ऑफर करेगी। लड़कियां ऑफर करेंगी उस किसी खास विशेष, जिसके अंदर विशेष टैलेंट हो। जैसे कि मान लिया कि कोई खिलाड़ी है और वो अव्वल दर्जे का है, मान लिया कि कोई स्टूडेंट है वो अव्वल दर्जे का है, यानी कि वो टॉप करता है कहीं पर, फिर उसे लड़कियां ऑफर कर सकती हैं। आम लड़के को लड़कियां ऑफर नहीं करेंगी, फिर तो आम लड़के को ही ऑफर करना पड़ता है। अब सारे तो डियर फ्रेंड्स अव्वल नहीं हो सकते कि सारे टॉप हों, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एवरेज में होते हैं और फिर एवरेज से भी लो एवरेज के होते हैं। जो चीज सिखा रखी, क्या सिखा रखा है फिल्मों ने हमारे दिमाग में बहुत कुछ घुसेड़ रखा है। यानी कि जो थोड़ी सी आज से अगर 25-30 साल पहले की जो फिल्में हैं, वो फिल्में क्या सिखाती हैं, लड़की को अमीर दिखाया जाएगा, लड़के को गरीब दिखाया जाएगा, प्यार होता दिखाएंगे,
लड़की का बाप लड़की को लाखों बार समझाता दिखाएंगे कि नहीं ये आपके लायक नहीं है, लेकिन लड़की प्यार में अंधी है। लड़की प्यार में अंधी हो जाती है और वो उसके साथ फरार हो जाती है। लड़का आता है हीरो बनकर, अगर पेरेंट्स ज़बरदस्ती लड़की की किसी अच्छे पैसे कमाने वाले लड़के से शादी कर रहा है तो लड़की को भगाने के लिए, मंडप से उठा करने के लिए हीरो आ जाता है। लास्ट में लड़ाई होती है और वो जो हीरो होता है, गरीब हीरो, वो गरीब हीरो फिर उस लड़की को मंडप से उठाकर ले जाता है और फिर लिखा आ जाता है पिक्चर के द एंड, मतलब पिक्चर समाप्त हो गई। क्योंकि अगला सीन दिखा दिया जाए तो फिर समाज बिगड़ेगा नहीं। अभी यहाँ तक तो ठीक था, मंडप से भगा कर ले गया, आगे कितनी दुर्गति होती है उस लड़की की, वो दुर्गति क्यों दिखाएंगे जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं, क्यों दिखाएंगे? और इतनी ही स्टोरी लड़कियों के दिमाग में होती है, उन्हें ये तो नहीं पता कि आगे चलकर क्या होना। तो अब हम देखो डियर फ्रेंड्स, मैंने ये जो कॉलेज लाइफ या कॉलेज लाइफ के बाद की जो फ्रेंडशिप होती हैं कंपनियों में या गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब करती हैं, एक डिपार्टमेंट में प्यार हो जाता है, नहीं दोस्ती हो जा, पहले दोस्ती से अगर लेन देन पर बात आती है और दोनों अनमैरिड है तो तुरंत शादी का प्रोग्राम करें। अगर शादी का प्रोग्राम नहीं हो रहा और वैसे वो आपकी हेल्प कर रहा है तो आप ये सोच लेना कि आपको फिर 10 दिन के बाद वो होटल के अंदर भी लेके जाएगा और आपको जाना पड़ेगा। तो ये उधारे ये कोई उधार नहीं होती। अब आते हैं हम वापिस वहीं पर कि जो मैरिड लाइफ जी रहे हैं दोस्त, मैरिड लाइफ जी रहे हैं, किसी का काम हल्का है, किसी का काम ठीक है। भाई दोस्तों, जिसका काम ठीक ठाक चल रहा है, एक दोस्त का काम डाउन चल रहा है और वो शुरू से एक लंबे टाइम से दोस्त हैं, तो अगर वो दोस्त हैं और एक नीचे लेवल पर है, एक यहाँ इस लेवल पर है, तो एक दोस्त का फर्ज होता है कि इस नीचे वाले दोस्त को यहाँ तक लाने में उसकी मदद करे, लेकिन यहाँ तक आने के वो काबिल नहीं है, यानी उसमें इतनी योग्यता नहीं है कि वो यहाँ तक आ जाए, क्योंकि सभी का साथियों, सभी की मेहनत बराबर नहीं होती, सभी का दिमाग बराबर नहीं होता। तो ऐसे है, मान लिया लेवल ये है, एक दोस्त का लेवल ये है, एक का ये लेवल है। ऊपर वाले दोस्त को कोशिश करनी चाहिए कि अपने दोस्त को ऐसे खींचने की, लेकिन वो ऊपर नहीं चढ़ रहा तो यहाँ है, यहाँ से उसे यहाँ मत जाने दे। जो लेवल है उस लेवल पर उसको रखने के लिए प्रयास करें, क्योंकि ऊपर हो सकता है बड़ा मुश्किल हो कि आ जाए, हो सकता है आ भी जाए। आपकी एक हेल्प से वो आपके बराबर आ सकता है, बट कम चांस है, लेकिन आप तो कोशिश करो कि आ जाए। और आपका बराबर लेवल होने के बाद ये व्यक्ति इस लेवल पर भी जा सकता है। जो व्यक्ति नीचे लेवल पर था, आपने उसकी हेल्प करी, आप उसे हेल्प करते करते यहाँ तक ले आए, अब ये व्यक्ति यहाँ भी जा सकता है। अब इस व्यक्ति का फर्ज बनता है कि इसको, मेरे दोस्त को इसी लेवल पर रखें, लेके आए, तो पैरा लेवल फ्रेंडशिप चलेगी, मतलब दोस्ती चलती रहेगी डियर फ्रेंड्स। और हमारे जीवन काल में मतलब जो
दोस्त होते हैं, वो रियल जो दोस्त होते हैं वो बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम दोस्त होते हैं जिनके साथ हम सारी चीजें साझा कर सकें। वो हमारा एक या दो से ज्यादा नहीं हो सकते। एक दोस्त भी अगर ऐसा हो जिसके साथ हम हमारी पूरी मतलब बातें शेयर कर सके। वैसे तो हमारे पता नहीं कितने दोस्त होते हैं, 20 होंगे, किसी के 50 होंगे, 100 होंगे, 200 भी हो सकते हैं, लेकिन जिसके साथ हम टोटल चीजें शेयर कर लें, टोटल चीजें का मतलब होता है कि गुप्त बातें, मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। गुप्त बातें यानी कि अपने चरित्र से संबंधित भी बातें एक दूसरे से साझा करते हों, वो सबसे गहरे दोस्त होते हैं। सबसे गहरी दोस्ती उन्हीं की होती, क्योंकि चरित्र से संबंधित बातें हम हर किसी को नहीं बता सकते, हर दोस्त को नहीं बता सकते। वो कोई जो दोस्ती, और एक होती है गहरी दोस्ती, मित्रता, गहरी मित्रता। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण थे और सुदामा जी थे। सुदामा जी बहुत गरीब थे, कृष्ण जी राजा थे, बट उनकी जो दोस्ती थी वो बहुत गहरी दोस्ती थी, बहुत गहरी दोस्ती थी। तो डियर फ्रेंड्स, जब सुदामा की पत्नी, क्योंकि दोस्ती का इससे बड़ा एग्जाम्पल दुनिया में हो ही नहीं सकता, कृष्ण सुदामा की दोस्ती से बढ़कर कोई भी एग्जाम्पल हम पूरी दुनिया में उठा के देख ले, उनकी दोस्ती का मुकाबला कोई है ही नहीं। तो जब सुदामा के घर बच्चे भूखे सोने लगे, इतनी नौबत आई, तो उनकी जो धर्म पत्नी थी कहने लगी कि आप अपने दोस्त के पास चले जाएं, वो राजा हैं, आपकी मदद करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, उन्होंने कई बार मना किया कि मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता। अब वो राजा हैं, पहले हमारी बचपन की दोस्ती थी, अब कौन मुझे पहचानेगा, मैं नहीं जाता। लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी, बार बार उसकी पत्नी बोलती है, तो श्री कृष्ण सुदामा जी चले जाते हैं कुछ चावल लेकर, और चावल भी यहाँ दबा रखे थे ऐसे पोटली में। तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, इसका जो मेन जो थीम है इस स्टोरी का, कृष्ण सुदामा की स्टोरी का, उसी पे आ जाते हैं। सुदामा ने श्री कृष्ण भगवान से कुछ नहीं मांगा, अपने दोस्त से कुछ नहीं मांगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जो वो मांगने गए थे उससे 100 गुना ज्यादा बिना मांगे ही दे दिया। भी उनके पास घर नहीं था, उनके लिए अच्छा महल बनवाया, सब कुछ मतलब दे दिया, इतना दे दिया कि सुदामा की जिंदगी बड़े आराम से कटे। तो जो रियल जो दोस्त होता है, रियल दोस्त को पता चल जाता है, यानी कि जो डीप गहरा रिलेशन होता है ना, उसमें बताने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप समझ जाती है कि भी इसकी ये क्यों आया। तो जो गहरा मित्र होता है वो तो बिना पूछे ही मदद कर देता है। वो उसमें उधार का कोई मतलब नहीं होता कि उधार देगा, वो ये करेगा, वो तो बिना मांगे ही वो जो कर सकता है उसके लिए वो कर देगा। और जो सुदामा जी थे, आप जब वापिस आए, उन्होंने देखा, महल देखा,
लेकिन सुदामा जी उस महल में नहीं रहे, ये भी देखिए। शायद ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि सुदामा जी महल में नहीं रहे, वो सेम उसी झोपड़ी में रहे। जब उनकी पत्नी सुशीला बुलाती भी आप महल में आ जाओ, तो वो कहने लगा कि भाई महल की मुझे ज़रूरत नहीं थी, आपको ज़रूरत थी, आपको महल मिल गया, आप महल में रहे, मेरी इसी झोपड़ी में मुझे संतुष्टि मिलेगी। मैं अपना जो, क्योंकि ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों का काम पूजा पाठ होता था कि मैंने पूजा पाठ करनी है, मैंने इस महल का क्या करना है। तो वो उसी झोपड़ी में संतुष्ट रहे। आज मतलब फिलहाल जो फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, जो हम मदद करते हैं, गहरी मित्रता वाला तो मतलब एग्जाम्पल आ ही गया कि गहरे दोस्त होते हैं, उन्हें तो कहने की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें तो पता ही चल जाता है। पता नहीं चलेगा तो पूछ भी लेगा, बताया भाई दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत हो मेरे को बता, क्योंकि चलो वो तो भगवान थे, वो समझ गए। लेकिन आम जो हमारे जो मान लिया कि फॉर एग्जाम्पल मैं मतलब पूरे हरियाणा में ही कहूँगा कि हरियाणा में जितना घूमा फिरा, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कोई होगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं 7,500 स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स, इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज में मेरी अटेंडेंस है। तो अब वो एक जगह तो होंगी नहीं, वे एक ही जगह हो। 7,500 स्कूल, कॉलेज, वो कितने दूरी में होंगे, आप अंदाजा लगा के देखिए। 7,500 स्कूल, कॉलेज, मेरी अटेंडेंस है। सारा हरियाणा नहीं, पूरा देश जानता है कि मैं इतनी जगह गया हूँ। तो मैं कितने लोगों से मिला होगा, कितने मेरे दोस्त बने होंगे। अच्छा, जो मेरे जो बचपन के दोस्त थे, हमारा जो गांव है डियर फ्रेंड्स, खोखा गांव एक तो एजुकेशन के मामले में अच्छा ठीक ठाक गांव है। हमारे गांव के बच्चे पढ़ाई में मेरे हिसाब से हमारे चारों ओर जो गांव हैं, चारों तरफ, उनमें सबसे एडवांस है। और यहाँ की बच्चे गवर्नमेंट जॉब में बहुत जाते हैं हमारे गांव में, मतलब विदेशों तक बच्चे सेवाएं दे रहे हैं, साइंटिस्ट तक हैं हमारे गांव में। तो मान लिया मेरे जो बचपन के दोस्त थे, वो सारे कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे है। आज मेरे पास उनके नंबर तक नहीं है। तो वो जो बचपन के दोस्त थे, आज मेरे उनके पास नंबर तक नहीं थे, तो वो दोस्ती हमारी वहीं तक सीमित थी। दैट्स ऑल। अब मैं उन्हें दोस्त कहूँ, दैट्स माई फुलनेस, वो मेरी मूर्खता है। क्योंकि वो मेरे दोस्त होते तो वो अपर उस पे, अपने आप को अपर उस पे सोच रहे हैं कि हम आगे चले गए, हम बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में चले गए, हमें क्या जरूरत है। क्योंकि उनकी सोसाइटी अलग हो जाती है, वो अपने आप को इस समाज से ही ऊंचा समझने लगते हैं। तो दे आर नॉट माई फ्रेंड। अगर मैं उन्हें दोस्त कहूँ, गलत है। कोई दोस्त ऐसा होता है जो मतलब पैरेलल चलता ही रहता है। वो बिजनेस कर रहा है, उसका जो बचपन का दोस्त था वो कुछ नहीं कर रहा, उनकी फिर भी दोस्ती है। वो गवर्नमेंट जॉब में अच्छा पैसा कमा रहा है, दूसरे वाला नहीं कमा रहा, फिर भी उनकी दोस्ती है। और ऐसा डियर फ्रेंड्स, मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही दोस्त है,
जो मतलब पैरालेल चलता ही जा रहा है, उसे बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, घरवाली की, घर वालों के, माँ बाप के, रिश्तेदारों के। लेकिन एक दोस्त तो मेरे हिसाब से सभी का रहता होगा ऐसा, कि जो बचपन में भी था दोस्त, आज भी वो दोस्त है, और वो 100% मतलब जो बड़े लेवल पर है, उसने 100 में से 99 लोगों को ऐसा सहन करना पड़ता होगा, ऐसा सुनना पड़ता होगा कि वो तो बेकार है। अरे वो तुम्हें बेकार लग रहा है, लेकिन इसका दोस्त है वो। क्योंकि कई बार क्या होता है डियर फ्रेंड्स, हम सब कुछ पैसा समझ बैठते हैं कि सब कुछ ही पैसा है। भाई पैसे वाले भी दुखी हैं, जो गरीब है वो तो ये सोच रहा है मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए दुखी हूं। तो पैसे वाले भी दुखी है, उन्हें एक बात तो दिमाग में ये रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने डिप्रेशन में जाते हुए देखे हैं। एक बात दिमाग में, यार मेरे पास पैसा नहीं है, उनके पास पैसा है, पैसा होता तो मैं ये कर लेता, वो कर लेता। अरे उनके पास पैसा रहा, वो उनसे कुछ नहीं हो रहा। मत इतनी टेंशन बनाने की, वो टेंशन बना बना के अपना जो अपने दिमाग की कितनी वैल्यू है। किसी के मान लिया, सपोज करें डियर फ्रेंड्स, आप एक, हाँ, उधारी में कभी भी किसी से भी रिश्ता खराब नहीं करें। रिश्ता कभी भी खराब न करें डियर फ्रेंड्स। अगर आप किसी को, देखो पैसे दो तरीके से उधार दिए जाते हैं। एक तो ऑन इंटरेस्ट, ब्याज पर। एक होता है भी कोई बात नहीं, आप मुसीबत में है, आप अपना काम जब चल पड़े तो आप पैसे दे देना, मैं कोई ब्याज व्याज कुछ नहीं देता। एक उधारी ये होती है। दो प्रकार की ही उधारी होती है। फिर तीसरी तो हेल्प होती है, मदद, कि भाई मैंने आपकी मदद कर दी। मदद कोई हमारी क्यों करता है? कोई भी व्यक्ति हमारी मदद क्यों करेगा? जब उन्हें लगेगा, क्योंकि कुछ लोग गुड नेचर के होते हैं, अच्छे स्वभाव के होते हैं, वे कोई मुसीबत में है, भी चल यार कर दे हेल्प, ये अच्छा इंसान ये प्रयास कर रहा है, आज मुसीबत में है, इसकी हेल्प करो। ये डियर फ्रेंड्स मैं पिछले 8 सालों से देख रहा हूँ, क्योंकि 8 साल से मैं मुसीबतों से गुजर रहा हूँ। आठ साल पहले हमारे घर में ट्रेजिडी हुई। देखिए मैं लोगों की यहाँ, ये मेरी सिर्फ ये न सोचो कि ये मेरी बात है, ये पूरी दुनिया ही समझ में आ जाएगी, पूरी दुनिया की बात है ये। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे गांव में अलग प्रकार के लोग हैं, दूसरे गांव में अलग प्रकार के लोग हैं, नहीं, दुनिया में इसी प्रकार के लोग हैं। जिस तरह के हमारे गांव में है, इसी तरीके के आपके गांव में मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके गांव में कुछ अलग टाइप होगा। हम 3 भाई, जिसमें बड़ा मैंने की लाइफ टाइम घुमाई फिराई, बच्चों को मोटिवेट करना, किताबें
बेचना, दान करना, मैं मतलब इसी तरीके से मेरी जिंदगी को चलाता चलाता 47 साल का हो गया। फिर मेरे से छोटे वाला आ जाता है, वो भी ग्रेजुएट है, ITI है, उसकी जो घरवाली है वो डियर फ्रेंड्स 2nd क्लास ऑफिसर है। कुछ समय बाद वो 1st क्लास ऑफिसर भी हो जाएगी। छोटे वाला है वो भी 2nd क्लास ऑफिसर है, 3रे नंबर वाला। तो जो हमारा जो मतलब क्या होती है सराउंडिंग, जैसे मान लिया कि मैं किसी बढ़िया सेक्टर में, ये पोजीशन है हमारे घर की, तो हमारी पोजीशन बिल्कुल 0 है उनके सामने, क्योंकि लोगों का जो पैमाना होता है देखने का, वो जिस दायरे में वो रहते हैं, जैसे कि एक मेंढक है, वो मेंढक कुएं में है, तो वो कुआं ही उसके लिए समंदर है। उस मेंढक को ये नहीं पता कि समुंदर सिर्फ यही नहीं है, ये तो 6-7 फुट चौड़ा एक कुआं है, आप इसे समंदर समझ बैठे हैं। बट आम जो लोग होते हैं उनकी सोच यही होती है कि उनका जो दायरा है वो उसी दायरे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो जिस दायरे में हम हैं, जिस सोसाइटी में हम हैं, जिस माहौल में हमारा घर है, वो तो अच्छा खासा है अगर देखा जाए तो। छोटा मोटा खेत भी है, माँ बाप भी ठीक ठाक है, मेरी माँ 72 साल की एज है मेरी माँ की, अब भी वो सिलाई का काम करती है। मेरी मिसिज है, पहले ये लोगों ने जो पंगा किया था उससे पहले लेडीज जनरल स्टोर था, और पूरे गांव में डियर फ्रेंड्स ऐसी कोई, जैसे बिरादरियों में बटा होता है, जातों में बटा होता है गांव, ऐसी कोई बिरादरी नहीं थी हमारे घर महिला न आती है। इतना विश्वास, वो विश्वास आज भी कायम है। आज भी सेम वही विश्वास कायम है। लेकिन वो जो पंगा हुआ वो जनरल स्टोर भी लोगों ने खत्म करवा दिया। तो अब मैं बात बताता हूँ, आज से 8 साल पहले की। अब ये घटना मेरी नहीं है, ये पूरे दुनिया की घटना है, सभी जगह ऐसा ही होता है। तो मेरे भाई की शादी हुई आज से 8 साल पहले। शादी होते ही 16वें दिन, पता नहीं 17वें दिन, 7 तारीख की शादी थी और 23 तारीख को उसी महीने वो सुसाइड कर जाती है, मतलब आत्महत्या कर लेती है। मेरे भाई के साथ वो सिर्फ और सिर्फ 8 दिन रहती है, ओनली 8 दिन। उन 8 दिनों में से 2 दिन हमारे घर रहती है और 6 दिन वो जहाँ पे उसकी पोस्टिंग है वहां रहती है। बाकी वो अपने जो 5-7 दिन और बच गए वो अपने पीहर रहती है। सुसाइड करी ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में। मैं उस समय हनुमानगढ़ राजस्थान में था। 24 तारीख को सुबह मेरे पास फोन आया घर से कि भीम सिंह की बहू ने फांसी लगा ली और मर गई। मैंने कहा फिर अब मैं तो एक बार हूँ,
तो मेरे पिताजी भाई टेंशन होगी, भाई क्या बात होगी क्या नहीं। अब जो बात होगी वो तो होगी, भाई पंचायत को लेके चले। यहाँ से जो पंचायती गई। डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल मैं आंतरिक बात बता रहा हूँ, आंतरिक, और सोशल मीडिया पर बता रहा हूँ। मेरे गांव के लोग भी अब नहीं सुनेंगे, तो शाम को सुन लेंगे। रियली में किसी ने मेरे भाई को बचाने की कोशिश नहीं की। अगर रियली में वो कोशिश कर लेते, मेरा भाई 2 साल जेल में नहीं रहता। ये बिल्कुल कड़वी सच्चाई बोल रहा हूं, क्योंकि यहां से वो जाते हैं, सुबह जाते हैं, वो रात को 9-10 बजे पहुंचते हैं, थाना के अंदर चले जाते हैं, और जो मेरा भाई था वो बैठा रखा था कूलर के आगे, कूलर चल रहा था। तो वो जो लड़की वाले थे, बड़ा गुस्सा आया एकदम, मतलब उसके पीटने के लिए भागे, जो कूलर के आगे क्यों बैठा रखा। तो वहाँ पुलिस वालों ने धमका दिए, भाई ये हमारा काम है, ये दोषी साबित नहीं है कि हम इसे हवालात में डाल देंगे। हवालात में कैसे डाल देंगे जब इसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। उससे पहले हम हवालात में नहीं डाल सकते। बॉडी का पंचनामा हुआ, सभी ने डेड बॉडी को देखा, कोई उसके कोई निशान नहीं, कुछ नहीं। गांव की पंचायत ने भी सारी चीजों का पता था। लड़की वालों के बयान भी हुए, पुलिस ने लिए बयान, बाकायदा रिकॉर्ड हुए बयान, मतलब स्टेटमेंट उनकी लिखित में लिखी गई, उनके सिग्नेचर करवाए गए लड़की वालों के। लड़की वालों ने कहा भी हमारा दहेज का कोई मैटर नहीं है, किसी ने कोई दहेज नहीं मांगा। तो लड़की वाले कहने लगे भाई हमें डेड बॉडी दे दो। तो पुलिस ने कहा डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद मिलेगी। तो पोस्टमार्टम रात को हो नहीं सकता, वो इतना वहाँ ये थोड़ा है कि डॉक्टर बैठे तैयारी बैठे हैं, बोला कल मिलेगी, कल मिलेगी। तो डियर फ्रेंड्स, रात को रुकना पड़ा। तो अगली तारीख आ गई 25 तारीख को। डियर फ्रेंड्स, उन लोगों ने केस दोबारा से बयान देने स्टार्ट कर दिए। एक पंचायती ने भी, चलो वो रोक तो नहीं सकते थे, कम से कम ये कहना था कि कल तुमने क्या लिखवाया था, कल आप लिखवा रहे थे कि दहेज नहीं मांगा गया, हम यहीं पर थे, आज तुम क्या लिखवा रहे हो, एक बंदे ने भी नहीं कहा। फिर वो पंचायत थी क्या वो पंचायती व्यक्ति थे? क्या पंचायती व्यक्ति की ये ऐसी विचारधारा होती है? अंदरूनी जो थॉट होता है ना, साले फंस गए, फंसने दो। ये सोच है डियर फ्रेंड्स, ये सोच सिर्फ ये नहीं कहता मेरे गांव के लोगों की। अगर आपका भी अच्छा काम चल रहा है, जिस लेवल में, जिस सराउंडिंग में आप रह रहे हैं, यानी कि जैसे कुआं मेंढक में रहता है, आप भी एक कुएं में रहते हैं, आपका अभी एक घेरा है, एक गांव है, गांव में आप रहते हैं, वो आपका एक घेरा है, दायरा है। अगर उस दायरे में आप ऊपर उठ गए हैं, आपके लेवल के, आपके
फैमिली के, आपकी कास्ट के लोगों से अगर आप ऊपर उठ गई हैं, जिस दिन घर में ट्रेजेडी होगी, लोगों की अंदरूनी भावना ये निकलेगी, अब फंस गए। पूरे संसार का यही हाल है, पूरी दुनिया का। वहां से फिर चल पड़ते हैं डेड बॉडी को लेके। लड़की वालों ने डेड बॉडी नहीं दी। पंचायत ने ये नहीं कहा भाई तुमने केस करना था, वो कर दिया, बहू हमारी है, हमारे गांव में जाकर इसका दाह संस्कार करेंगे, आप इस डेड बॉडी को आपके गांव में नहीं लेके जा सकते। कहने का फर्ज था बट नहीं कहा। फिर 3 बार, हाँ, यहाँ आने के बाद स्टेटमेंट मतलब अखबारों में आने लगी कि खोखा गांव में बहू को मार डाला, दहेज हत्या के लिए प्रताड़ना, फलाना धिकड़ा। अखबार वाले तो और ज़्यादा उछालते हैं बहुत। फिर पंचायत जाती है डियर फ्रेंड्स वहाँ पे 3 बार। एक भी पंचायती ने ये नहीं कहा तुमने जो कर दिया वो कर दिया, हमारे गांव की बदनामी क्यों कर रहे हो। कहाँ तो उसके शरीर के ऊपर निशान थे, तुम ये लिखा रहे हैं नीले निशान थे, बिजली के करंट के झटके दिए गए थे, तुम डॉक्टर हो क्या। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी, सब कुछ था, एक बंदे ने नहीं किया। फायदा क्या भाई ऐसी पंचायतों का। फिर अब फंस गए। अब इनकी जमीन कैसे बिके, लड़के की जेल कैसे हो, नौकरी कैसे खत्म हो। अंदरूनी सोच बता रहा हूं, मुंह से तो कौन बोलेगा कि हम ये चाहते हैं कि तुम्हारी जमीन बिक जाए, तुम्हारे बेटे की नौकरी चली जाए और वो ये सारी उम्र जेल में रहे। मुंह से तो नहीं बोलता, लेकिन उनका जो खुफिया थॉट था वो तो यही था। और हर जगह यही हाल चल रहा है। उस समय मुझे दुनियादारी समझ में आने शुरू हुई, उससे पहले मुझे दुनियादारी बड़ी अच्छी लगती थी। क्यों अच्छी लगती थी, ठीक ठाक मेरा काम था, किताबों का काम था, ठीक ठाक घूमता फिरता था, सारे अच्छे लगते थे। मुझे लगता था सारी दुनिया अच्छी है यार, लोग तो वैसे कहते हैं बेकार लोग हैं दुनिया में। लेकिन फिर समझना शुरू किया मैंने, मतलब वर्ड्स, ये जो रिलेशंस होते हैं, रिलेशनशिप्स और रिश्तेदारी है, उनका पता चलने लगा। भी अब ये मुसीबत में है। मुसीबत में डियर फ्रेंड्स जो साथ खड़ा होता है, एक्चुअली में दोस्त लगाओ रिश्तेदार लगाओ वही होता है। बाकी कोई अपना नहीं। उस समय मतलब उस पॉइंट पर आपका अगर कोई साथ दे रहा है, दैट्स यूअर। आपका काम ठीक ठाक चल रहा है, सारे दोस्त आपके, सारे रिश्तेदार बढ़िया हैं, लेकिन अगर आप फंस गए हैं, फंस चुके हैं, पता तो तब चलेगा, अन्यथा तो सारे से ही। तो फिर मैंने कहा मेरे पिताजी से, मैंने कहा मेरे को दे फाइल, केस की फाइल, दोबारा पंचायत नहीं करना, उसको बाहर लेके मैं आऊँगा। उन्होंने कहा कभी नौकरी भी जावे, जेल हो जाए, इससे अच्छा है मैं अपनी ज़मीन बेच दूँ। क्यों बेचते ज़मीन। अब जो सुजेशन आवे मेरे बाबू से, जो मिलने आवे, वो सीधा सीधा नू कहने लग जी भाई टुकड़े भी जमीन नडी जमीन नडी बेच के और पांडा छुटवा ले। ये सुझाव देने आऊँ। मैंने मेरे पिताजी को बंधन में बांध दिया था
कि ज़मीन नहीं बेचेगा। अब हमने पंचायती फैसले करने ही नहीं, 3 बार जा के देख लिया। ज़मीन बिकवाने के चक्कर में है ये लोग, और ज़मीन बिकने के बाद भी अगर उसकी सज़ा हो गई फिर कहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा। अदर स्टेट का मामला है, ये मध्य प्रदेश का मामला था, किसको कहेगा। ये बात तो ठीक है। 2 साल से कुछ महीना कम, इतने प्रयास किया डियर फ्रेंड्स मैंने कि उसको बाइज्जत बरी। और ऐसे जो केसेस होते हैं, जैसे ये जो मर्डर का केस होता है, उससे भी बड़ा केस होता है। दहेज हत्या का केस मर्डर केस से बड़ा केस है। बरी होना असंभव, बरी नहीं होते इन केसों में, चाहे निर्दोषी क्यों न हो, लेकिन बरी होने का चांस नहीं है। अब वहाँ पर डियर फ्रेंड्स जो जज साहब थे, उन्होंने कहा कि इस केस में भीम सिंह, डायरेक्ट बता दिया था मेरे को जज साहब ने। सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 55 जज बैठते हैं वहाँ, 55 के 55 दोस्त मुझे, वो जज मुझे जानते थे, सारे के सारे मेरे फ्रेंड बन गए थे। तो उन्होंने कहा कि फिर मेरी मजबूरी, मुझे पता है निर्दोष है, मैं कम से कम सज़ा कर सकता हूँ इसकी, इसके अलावा मैं बरी नहीं कर सकता। मैंने कहा सर मेरे को ये बताएं कि बरी होने का फार्मूला क्या। उन्होंने कहा कि 10 ठोस गवाह ऐसे मामलों में होते हैं तो बंदा बरी हो जाता है, लेकिन आप 8 ले आओ क्योंकि आप दूसरे स्टेट के हैं। 8, वो भी ठोस गवाह, मतलब जिनकी रेपुटेशन हो। ये नहीं कि वैसे तो गवाह डियर फ्रेंड्स 1000, 5-5, 10-10 हज़ार रुपये में गवाह मिल जाते हैं, सब कुछ बिकाऊ है, गवाह भी मिल जाते हैं पैसों में। लेकिन वो ठोस तो नहीं होते। डियर फ्रेंड्स, अहमदाबाद से जिस ऑफिसर को मैं जानता ही नहीं, कस्टम ऑफिसर, बहुत बड़ा पद होता है कस्टम ऑफिसर, सिर्फ मेरा फेसबुक फ्रेंड ही था। मैंने बातचीत की, कभी मिला नहीं मैं उनसे, और गवाही देने आया। और इसी तरह फेसबुक से मैंने दोस्त जो जिनका पहले मैं स्टेटस चेक करता, क्या है ये ऑफिसर है या नहीं, 8 ऑफिसर्स की गवाही करवाई और वो बरी हो गया। फिर ये गांव वाले मेरे से और ज्यादा जलने लगे, जो पंचायती थे। इसीलिए तो इन्होंने 2.5 साल पहले हंगामा यही तो था कि इसके अंदर ऐसा क्या है। अब भी इन लोगों ने डियर फ्रेंड्स मेरी तारीखें पढ़ती है, मतलब जेल में डलवाने के लिए इन लोगों ने कसर नहीं छोड़ रखी, कोई कसर नहीं छोड़ रखी, जिसमें मेरा समाज भी इंक्लूड है। डीएसपी को के सामने झूठे बयान देके आएंगे। पूरी दुनिया को पता है कि मेरे पिताजी मेरे साथ हैं। वो पुलिस जो हमारे घर में आई वो मेरे पिताजी ने नहीं बुलाई, पूरी दुनिया जानती है। फिर भी 15 आदमी मेरे गांव के
डीएसपी को झूठा स्टेटमेंट दे के आई है और डीएसपी ने मुझ पर मुकदमा लगा रखा है कि हमें बार बार परेशान किया जा रहा है, जान से मारने तक की धमकी का मुकदमा है। हमारे गांव का नंबरदार है जंगवीर सिंह हुड्डा, मानहानि का मुकदमा लगा रखा है मेरे ऊपर। बोला मेरी इंसल्ट कर दी। भाई हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारे घर तो पुलिस बुलाता है, मेरे खिलाफ तो मीडिया के सामने बैठ के इंटरव्यू देता है, मेरी कोई इज्जत नहीं है। उससे तो मेरी लाख गुना इज्जत है, जंगवीर हुड्डा से लाख गुना इज्जत है डियर फ्रेंड्स मेरी। इन्हें जानता कौन है? ठीक है भाई, बड़े घर में पैदा हो गया, इसका पिताजी नंबरदार था, वो नंबरदारी इसने अपने नाम करवा ली, नंबरदार हो गया। राजनीति में थोड़ा बहुत होगा, बट सामाजिक में क्या है, सामाजिक लेवल पे क्या होगा? आप इज्जत तो उनके होती है ना जो धरातल पर काम करते हैं। अब मंदिर में लाख रुपए भंडारे पे लगा के गांव की पंचायती जमीन पर करोड़ों रुपए की जो पंचायती जमीन है वहां कब्जा करके आप धर्मात्मा बनोगे? वो धर्मात्मा होते हैं। वैसा तो मैं भी कर दूंगा, मेरे को करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा करने दो, मैं मंदिर में 5 लाख 10 लाख लगा दूंगा, मैं फिर मैं धर्मात्मा हो जाऊंगा? मैंने मेरी लाइफ में जो कुछ कमाया सब कुछ मैंने तो डोनेट कर दिया, 5-5 लाख किताबें दान कर दी। आज ठीक है, मेरी जो सिचुएशन है वो डाउन आर्थिक रूप से, बट सिर्फ आर्थिक रूप से मेरी सिचुएशन डाउन है, मेरे पास पैसा ही नहीं है, बाकी तो सब कुछ है। बाकी क्या नहीं है? मैं तारीखों पर जाता हूं, मुझसे वकील पैसे नहीं लेते, मुझे चाय पिलाते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि उन्हें पता है ये सच्चा इंसान है। और मैं क्या उन वकील्स को जानता था जो मेरे केस लड़ रहे। 7.5 साल महम में लूटा पिटा में, लास्ट में मुझे डियर फ्रेंड्स एक ऐसा एडवोकेट मिला, दीपक, पहली ही तारीख पे उसने मैं बरी करवा दी, पहली दिन। मैं उन्हें 500, उससे पहले का जो वकील था वो तो निकम्मा था, बिल्कुल लालची था वो। शायद मेरे डंडाई होनी थी, मेरे ऊपर कर्ज चढ़ना था कि मैं उधार पैसे ले लेके मैं जाता था। लेकिन लास्ट में एक ऐसा वकील मिला, वो जाते ही और बरी करवा के ले, आप बरी हो बाइज्जत। इनका दिमाग में ये था वो निकल गया तो इसे फंसा देंगे। भैया नहीं, ऊपर भी कोई बैठा है, ऐसा थोड़ा ही होता है। तो मैं 500 रुपये देने लगा वकील को, मना कर दिया उन्होंने। मैंने कहा नहीं, मैं वैसे खुश होके दे रहा हूँ। बोला मैं अपने पैसे के लिए थोड़ा ही लिया। अब मैं 15 दिन पहले फिर मिल के आया उस एडवोकेट से। मैंने कहा ऐसे ऐसे कर, उन्होंने कहा पूरी की पूरी टीम खड़ी कर देंगे वकीलों की आपके पीछे, अरे अब ये करवा लेना ऐसी तैसी, सजा करवाएंगे, ये वो करवाएंगे। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ से सच्चे हैं, यहाँ से अगर हम सच्चे हैं तो हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।
अब मैं पुनः उसी टॉपिक पर आता हूं कि इस घटना से आपको दुनियादारी तो समझ में आ गई होगी कि जब आपका लेवल हाई है तो लोग आपको गिराएंगे जो ही मौका मिलेगा। वैसे तो उनकी बस की बात है नहीं, लेकिन कोई ट्रेजेडी आएगी, मालिक देगा ट्रेजेडी कोई न कोई। ये सभी के साथ होता है। किसी ने भी ये मत सोच लेना चाहिए कि आज मेरा भी इतना बढ़िया काम चल रहा है। सदा नहीं चलेगा, झटका आएगा, हर किसी को आते हैं। उसमें मतलब इतना इतराने की जरूरत नहीं होती भाई अपने तो सदा ठाठ थी, सदा रहेगी, ऐसा किसी की जिंदगी में नहीं होता। झटका आएगा। लेकिन अगर आपका ठीक ठाक लोगों से व्यवहार रहा है तो मालिक आपको ऊपर उठाएगा पुनः। वो झटका आएगा आपको भाई समझाने के लिए एक, क्योंकि जब तक वही बात दुख नहीं आएगा, अगर हमारी लाइफ में दुख नहीं आया तो हमें सुख का भी आभास नहीं मिलता। और जिस बंदे ने अभी तक सुखी सुख भोगा उसे दुख का पता नहीं होता, दुख होता क्या है। तो इसलिए जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। यारी दोस्ती की रही बात, भाई यार दोस्त है या आपने ये सोचकर किसी की हेल्प कर दी भाई ये मुसीबत में है, तो वहां पर हमने ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई पहली बात यारी दोस्ती में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि मैंने उधार दे रखी है। क्योंकि अगर वो आपका दोस्त है तो उसका जुगाड़ होगा तो वो दे ही देगा, नहीं दे जा रहे तो पैसा ही सब कुछ नहीं, वो कोई और काम आ जाएगा। मान लिया कि एक व्यक्ति डॉक्टर है, एक व्यक्ति डॉक्टर है, एक व्यक्ति कोई बिजनेस करता है। डॉक्टर ने पैसे की जरूरत पड़ गई, वो अपने दोस्त बिजनेसमैन के पास जाता है और उस बिजनेसमैन ने उसको पैसा दे दिया। वे दोस्त आया है, कोई नहीं लौटा देगा, और डॉक्टर का काम भी मंदा पड़ गया, नहीं लौटाए जा रहे। अगर वो बिजनेसमैन उनके साथ बिगाड़ लेता है, यार मैंने तो ये सोच के दिया था, ये सोच के दिया था, पहली बात तो दोस्त तो है ही नहीं। दोस्त को ये सोच के कभी पैसा नहीं देना चाहिए ये सोच के दिया था मैंने, नहीं, ये सोच के देना चाहिए कि दोस्त मुसीबत में है, ये मेरा फर्ज है कि मैं इसके काम आऊं। हमेशा ये सोच के दोस्त को पैसे देना चाहिए कि ये मेरा फर्ज है, मेरा दोस्त मुसीबत में है। फिर उसे लौटाया नहीं जा रहा, आप उसके साथ रिलेशन खराब कर लिए, हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं। आप उसे अगर ये कहते हैं भी कोई बात नहीं डॉक्टर साहब आपसे नहीं बन पाए, जब बन पाए तब दे देना। सपोज करें आप या आपकी रिश्तेदारी में या कहीं पर भी हरीश कुमार राम राम अंकल जी काफी दिनों के बाद दिखे, बिल्कुल राम राम, तो आप के फैमिली में, रिलेशनशिप में, कहीं रिश्तेदारी में, यारी दोस्ती में कोई बीमार पड़ गया, हो सकता है कि आपने तो उस डॉक्टर की हेल्प की 50,000 रुपए की, वो सेम वही डॉक्टर आपका 5 लाख रुपए का फायदा करवा दे। तो ये सोचकर हमें कभी नहीं बिगाड़नी चाहिए, ये जरूरी। अब मैं हूं डियर फ्रेंड्स, मुझमें बहुत सारे दोस्त पैसे मांगते हैं और बहुत सारे ऐसे भी मेरी जिंदगी में आए भी, मास्टर जी आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद, आप सही काम कर रहे हैं अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हरीश कुमार। वे मास्टर जी हम भी थोड़ा थोड़ा करके भी आपकी मदद करेंगे, कोई जैसा भी हमसे बन पाएगा। ऐसे भी आए जिनको मैं जानता ही नहीं,
ना ही कभी बात हुई, ना ही मैंने कभी फेसबुक पे देखे, ना कभी यूट्यूब पर देखे। मैंने नहीं देखे, उन्होंने तो मैं देखा ही होगा, उन्होंने भी मेरी मदद की। तो एक घटना बताता हूं मैं, आपको पूरी क्लियरिटी समझ में आ जाएगी उस घटना से। उनका नाम तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। एक बंदे ने मैंने उनसे पैसे लिए 2000 रुपये, सॉरी 2000 मैंने लौटा दिए, बच गए 2। फिर उसका 2-3 महीने बाद फिर मैसेज आया, मास्टर जी पैसे काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी दिन हो गए। माँ सर मैं दे दूँगा, जब मेरे पास होंगे मैं लौटा दूँगा, मेरे पास अब फिलहाल कुछ नहीं है। नू नहीं कराया करते, वो नहीं कराया करते यार, मत। तो वही सेम वही पर्सन गवर्नमेंट जॉब में, बेल्ट की जॉब में, मतलब फौजी, ये जो आजकल ये चल रहा है ना ट्रैप, लोगों को फंसाने वाला, मैसेंजर पे मैसेज आ गया, व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, कॉल करो, वो करो, उसमें फंस गया। उसमें लड़की आएगी, कपड़े उतारो, ये करो, ये दिखाओ, वो दिखाओ, और वो फ्रॉड सिस्टम होता है, सभी ने पता है, लेकिन फिर भी फंसते जा रहे हैं। और ये थोड़ी सी नियर अबाउट 4 साल पहले की बात होगी, 5 भी हो सकता है। फंस गया वो, पूर्ण तरीके से उसमें फंस गया। और गवर्नमेंट जॉब वाले को तो डियर फ्रेंड छोड़ते ही नहीं ये लोग। और अगर फौजी फंस जाए, फौजी की अगर डिपार्टमेंट में शिकायत चली जाए, तो फौजी की तो नौकरी, फौजी को तो घर भेज देंगे, क्योंकि फौजी ऐसे काम कर रहा है, फौजी देश की सेवा करना काम है, तो ये वीडियो कॉलिंग पे आपके प्राइवेट पार्ट दिखाना काम। फंस गया पूर्ण तरीके से, टेंगल्ड हो गया वो। शुरू में 5000 मांगे, 5000 उसने डाल दिए उनके खाते में, फिर 10 मांग लिए, फिर डाल दिए, फिर 10 मांग लिए, फिर डाल दिए, फिर 50 मांग लिए, वो भी डाल दिए। लास्ट में मेरे पास फोन आता है, मास्टर जी ऐसे ऐसे बात है। उसने ये नहीं कहा मैं फंसा हुआ हूँ, बोला मेरा दोस्त फंस गया। मैंने कहा भाई फंस गया, अब क्या? बोला अब 1 लाख रुपए मांग रहे हो और देने पड़ेंगे, आप बचा सकते हो। अच्छा, माँ दोस्त का नंबर दे। अब कोई दोस्त हो फंस रहा हो तो वो दे, वो फंस तो खुद रहा, खुद ऐसे उसका जबान नहीं पटेगी मैं फंसा पड़ा हूँ। नूला ना वो किसी से बात को नहीं करता। माँ यार आप उसने बोल दो कि मास्टर का फोन आओ, बात जो किसी से बातें नहीं करता ना, इतना ही शरीफ होंदा, फिर तो क्यों फंसर। माँ मैंने उसका नंबर दे, बोला कुरुक्षेत्र का। माँ वो चाहे कहीं का हो, आप मेरे को नंबर दे। बोला ना, बोला मैं जो बंदे मेरे पे पैसे डलवाऊं उनका नंबर दूंगा आपने। माँ दोस्त का दे दे पहले। हाँ बोला ना, आप डायरेक्ट उन्हें का ले लो। माँ उनका दे दे। डियर फ्रेंड्स, जितने भी पैसे उन लोगों ने ले रखे थे
कि इस तरह ट्रैक में फंसने के बाद पैसा वापस नहीं आता। उस फौजी के सारे पैसे वापस दिलवाए मैंने। ये जो असंभव है, पूरे देश में कोई पैसे उल्टे नहीं दिला सकता, साइबर वाले भी नहीं दिलवा सकते। तो मैं उस अगर वो 2000 रुपए के लिए मेरे से बिगाड़ लेता तो आप सोचो क्या होता, उसका क्या हो जाता। तो पैसे के लिए कभी किसी से नहीं बिगाड़ना चाहिए, वो काम और दूसरे काम आ जाएगा। फिर मैंने कहा माफौजी साहब 2000 रुपये मैं उधारे लेके डलवाऊं मेरे अकाउंट में। 5000 रुपये डियर फ्रेंड्स उसने मेरे अकाउंट में डाले। बोला शर्मिंदा ना करा। कहा कि और की जरूरत हो तो और बता दी। मैं ना मन तो जब जरूरत पड़े जब ये क्या तो क्या करूँ मैं। तो ये बातें हैं डियर फ्रेंड्स, आप अपना व्यवहार सही रखें, पैसे के साथ कुछ ज़्यादा किसी से रिलेशन खराब न करें। पैसे उधार दे रहे हैं या हेल्प कर रहे हैं, इतनी हेल्प करो जितनी आप कर सकते हैं। ज़्यादा हेल्प भी ना करो, जितनी आप कर सकते हैं उतनी हेल्प करो। चाहे वो आपका गहरा दोस्त है या आपके उससे वैसे विचार मिलते हैं या आपको वो अच्छा लगता है, इतनी हेल्प करो जितनी आप कर सकते हैं, जितनी आप सहन कर सकते हैं। क्योंकि उल्टा पैसा आए न आए कोई गारंटी नहीं। आजकल डियर फ्रेंड्स कोर्टों में बहुत देखता हूँ मैं, चेक बाउंस हो गया, चेक बाउंस हो गया, चेक बाउंस हो गया, घूम रहे हैं। एक घटना और बता दूं, एक साथियों के जितने साथियों का पास समय होगा वो सुन लेंगे। भुन्ना की घटना है। एक बंदे ने 25 लाख रुपए उठा रखे। वो किसी बिजनेस के लिए उठाए थे और वो बिजनेस उसका होगा फेल। अब वो 25 लाख वाला तो चक्कर काटेगा, वे मेरे पैसे दे। अब वो 25 लाख रुपए का अरेंजमेंट कहां से करे? 25 लाख रुपए का अरेंजमेंट तब हो जब वो उसका घर बेचे। खेत की उसके पास जमीन नहीं। समस्या में पड़ गया, मरने की नौबत आ गई, टेंशन रहने लगी। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा भुन्ना के अंदर बहुत मतलब इतने लोग मुझे मेरे गांव में नहीं जानते जितने लोग मुझे भुन्ना में जानते। मेरे पास एक कहीं से खबर आ जाती है, वैसे ऐसे घटना घटी, बंदा मरेगा। मैंने कहा भाई उसने बुला लो। और आपको पता है डियर फ्रेंड्स, जब बंदा डिप्रेशन में चला जाता है तो नशे का सहारा लेता ही लेता, चाहे कोई हो। एनीबॉडी, कोई ये नहीं कह सकता मुझे नशा नहीं करता। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, लिख के दे सकता हूँ। नशा सिर्फ शराब का नहीं होता कि शराब ही नशा है। अगर वो हुक्का भी पीता है ना, तो अगर एक व्यक्ति एक हुक्का पीता है दिन में, तो जब दिमाग खराब हो जाएगा ना तो 30 होके पीने लग जाएगा। दैट्स आल्सो एन इंटॉक्सिकेशन। यह भी एक नशा है। उसको कुछ होगा ही नहीं, हुक्का पिए जाएगा, फिर जाएगा चिलम उठा के, फिर डालेगा उसमें तंबाकू, फिर शुरू कर देगा। मीन्स कि किसी न किसी तरीके से कोई सुल्फा पीता तो सुल्फे का धुआं उठा देगा। यानी कि जब बंदे का दिमाग खराब हो जाता है, नशा करेगा ही करेगा।
अब जो ड्रिंक करता है वो ड्रिंक करेगा। मैं कोई भी चीज़, जैसे मैं कई बार बहुत ज़्यादा उसमें चला जाता हूँ ना, तो मैं भी कर लेता हूँ, मुझे भी करनी पड़ती है। नशा सभी को करना पड़ता है। इसमें किसी को ये सफाई दे रहा है कोई नहीं भाई, भाई मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि डोपामाइन, अगर दिमाग का डोपामाइन ख़त्म हो जाएगा ना, तो डियर फ्रेंड्स, डोपामाइन ख़त्म होते ही आदमी रस्सी उठा के पंखे के लटक जाता है। हर बंदे को डोपामाइन चाहिए। ऐसे कैसे कोई कह सकता है नहीं हम कुछ नहीं करते ऐसी सिचुएशन में? ये झूठ बोलेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि डोपामाइन के बिना जिंदा नहीं रह सकता आदमी। डोपामाइन चाहिए ही चाहिए, नहीं तो इसकी दिमाग की नस फटेंगी। या तो अगर, क्योंकि जो ही डोपामाइन खत्म हुआ, या तो दिमाग की नस फटेंगी, दिमाग की नस नहीं फटेंगी तो वो खुद रस्सी से गलेगा, मतलब उसका मरना तय है फिर, या रेल के नीचे चला जाएगा। मैंने वो बुला लिया, मैं यार तुम मर के न के समझाया थोड़ा सा, एक दो पैग मन मारे, एक दो उसको मरवाए। वो तो पहले मतलब सेट हो रहे थे। मैंने कहा मैं आपको एक आइडिया दे दूं। हालांकि डियर फ्रेंड्स, मैं ये सभी के लिए आइडिया नहीं है। मैंने कहा आपका जो बॉडी है ये 25 लाख रुपए की नहीं मिला है, कसम खा ये कि मैं उनके पैसे लौटाऊंगा जब मेरे पास होंगे। उसने कहा मैं कसम खाता हूँ, तेरे उसका एक ही बेटा, माँ तेरे एक बेटे की कसम खा, मतलब मेरे एक बेटे की कसम खाऊंगा, अगर मेरा काम चल पड़े तो मैं उनके 25 लाख रुपए दूंगा। मैंने कहा फिलहाल के लिए तेरे को एक आइडिया देता हूँ कि तो हॉस्पिटल में चला गया और मामूली सा स्प्रे यहाँ लगा लिया ऐसे। उसने यही काम कर दिया और पूरे खबर फैल गई, स्प्रे पी गया, हमारा। जो लोग पैसे मांगे थे डियर फ्रेंड्स, भाजते फिरे, तुम फंसोगे मर गया तो, तुम फंसोगे मर गया तो। नू बहुत से 10 लाख रुपये और ले ले भाई, मरे ना। हाँ मैंने टोका है पैसे के लिए। उसकी टेंशन निकल गई। टेंशन निकलते ही डियर फ्रेंड्स, अब वो धीरे धीरे करके उसका काम, उसका जो बिजनेस था ना वो चल पड़ा। जहाँ से वो फैल हुआ था ना, उसको मैंने आइडियाज दिए, चल पड़ा और धीरे धीरे वो उसके पैसे लौटाने लग रहा है, नहीं तो मर जाता। तो जो सिचुएशंस होती हैं, उन सिचुएशंस में आदमी को किस तरीके से डील करना है, हमने भी इस बात से आपने भी ये शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर आपने किसी को पैसे दे रखे हैं तो उस आदमी को भी इतना परेशान मत करो कि वो इस पॉइंट पे पहुंच जाए, फिर आप फंस गए। जिसने ले रखे हैं उसे भी मतलब कोशिश करनी चाहिए कि मैं जल्द से जल्द वो लौटाऊं। बिकॉज ये जो हम ये सोचते हैं ना कि मैंने उसके पैसे खा लिए, खा नहीं सकता भाई साहब कोई किसी का पैसा, ये हो नहीं सकता।
अगर आप सनातन आइडियोलॉजी को पढ़ेंगे तो आप पैसा खा नहीं सकते। अगर आप मर भी गए तो आपको पुनः आना पड़ेगा, जस्ट वहीं आना पड़ेगा उसके पैसे लौटाने के लिए। ये हो ही नहीं सकता कि आप बच के भाग जाए, क्योंकि नहीं तो फिर ये जो इतना बड़ा सिस्टम जो चलने लग रहा है, सर्कल जो चलने लग रहा है, ये तो फिर खत्म हो जाएगा। यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के बहुत सारे नियम्स है और वो अपने नियम्स पर कायम है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, अभी जस्ट देखना। कहाँ गया कैमरे वाला? आपको एक कुत्ता दिखाई दिया होगा, उस साइड इसके लिए मैंने रोटी भी डाली थी, रोटी नहीं खाता। हमारे गांव के मंदिर का कुत्ता है। इसका इस जगह से ऐसा क्या अटैचमेंट है? मंदिर में तो सब फूल हैं, पेड़ पौधे हैं, ठंडा पानी है, बड़े बड़े वृक्ष हैं, इसके लिए पीने की फुल व्यवस्था है, दूध है, घी है, ठीक है, पूरियां हैं, सब कुछ तो है। इसका वहां मन क्यों नहीं लगता, यहाँ क्यों लगता है? और गांव में इतने घर रहे, कहीं नहीं जाता है। बाबा इसे बांध के रख सकता है जितनी देर रखना है, जो ही खोलेगा यही पे आएगा। ये क्या होता है? ये मतलब हमारा ये जन्मों जन्मों का संबंध होता है। हमारे घर में अगर कोई भी पशु आता है, कोई पशु हमें फायदा देकर चला जाता है, कोई पशु हमें नुकसान करके चला जाता है, तो इसे आप क्या हल्के फुल्के में ले रहे बात को? नहीं, इनके साथ भी हमारा संबंध है। एक भैंस आपको एक डायरी दे सकती है, पूरी की पूरी डायरी बना सकती है आपको लाखों रुपए का बिजनेस खड़ा कर सकती है। और एक भैंस किसी घर को उजाड़ भी सकती है। मान लिया कोई गरीब आदमी है, उसने ये सोच लिया भैंस ले ले भाई, कर्जा उठा लिया भैंस लेने के लिए। अब अच्छी खासी भैंस, डियर फ्रेंड्स, 1.5 लाख रुपए की आती है। तो कोई ज़रूरी है कि वो, और उस भैंस ने मार दी आपको आते ही लात, वो दूध नहीं देती, उसने अपना गात फेंक दिया, उसका लेदरी लग गई, उसका ये हो गया, उसका ये हो गया, और वो बीमार पड़ गई आते ही। डॉक्टर बुलाने पड़ेंगे। 1.5 की ली थी, हो सकता है 1.5 लाख रुपए ऊपर लगवा दे। एक गरीब आदमी के 3 लाख रुपए के नीचे डूब गया, लास्ट में वो मर गई। अब क्या करेगा? अब वो, उसने सोचा तो क्या था, हो गया क्या? वो भैंस उसके घर क्यों आई, क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज उसका पीछे से कोई ना कोई कनेक्शन था। एक भैंस आई आपके घर पे, भैंस आते ही कटड़ी लेके आई है, आपने खरीदी कटड़ी है उसके, 2-2.5 साल 3 साल की कटड़ी हुई, कटड़ी ने फिर कटड़ी दे दी। तब तक उसकी माँ ने, जब तक वो 3 साल गए, 2 कटड़ी और दे ली, और सारी फल फूल रही है। आपकी 15-20 सालों में बहुत बड़ी डायरी बना सकती है वही भैंस, और उजाड़ना हो तो उजाड़ भी सकती है। अब वो तो हमारा कर्म है ना, कि कोई पशु, कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, जो हमारे बच्चे पैदा होते हैं, ये हमें जरूरी नहीं कि हमारी सेवा करने के लिए आई है, हो सकता है कि ये हमें उजाड़ने के लिए आई है। हमारा इनके साथ क्या संबंध रहा हमें नहीं पता, बस हम हमारी ड्यूटी कर रहे हैं।
इसीलिए मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ कि अपने बच्चों को की सिर्फ जिम्मेदारी वहां तक उठाओ जहां तक आप उठा सकते हो। वो आपके घर आए हैं, पैदा हुए हैं, उन्हें पढ़ाओ, पढ़ना चाहते हैं पढ़ाओ, पढ़ना तो कोई नहीं चाहता, ज़बरदस्ती शुरू करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी बच्चा स्कूल में जाकर तो खुश नहीं होता। रेयर बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले दिन ही स्कूल में एडजस्ट हो जाते हैं, रेयर, नहीं तो बड़ा धक्का पेली होती, शुरू में बड़ी मुश्किल आदत डाली जाती है। अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, अपने बच्चों की कभी भी दूसरों के बच्चों के साथ तुलना न करें। उसके बच्चे ने ये कर दिया, मैंने तेरे ऊपर इतना खर्चा लगा, तुमसे क्यों नहीं हो रहा? भाई उनका बच्चा है, तेरा बच्चा है। इन दोनों के जो न्यूरॉन्स हैं ये अलग हैं, दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं भी अलग अलग है। मत किसी के बच्चों के साथ अपने बच्चों की तुलना करें। एवरीबॉडी इज डिफरेंट इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में सभी अलग हैं। तो उसके बच्चे ने ये कर दिया, तेरा बच्चा भी यही करेगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये विधि का विधान नहीं है। इसलिए अपने बच्चों के साथ बस वही व्यवहार रखें, वे आप जो कर सकते हैं वो उनके लिए करें। अब हर माँ बाप, हर टीचर सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, तो क्या सभी बच्चे अच्छे बन जाते हैं? नहीं बनते, बन ही नहीं सकते, क्योंकि सभी अच्छे बन गए तो ये संसार नहीं चलेगा। अब वो हमारा भाग्य है कि हमारा बच्चा अच्छा बनता है या बुरा बनता है। शिक्षा तो वो भी अच्छी ले रहा है, आपने भी अच्छी शिक्षा दी है, स्कूल वालों ने भी अच्छी दी है, लेकिन वो तो हमारा कर्म है कि वो अच्छा निकलेगा या बुरा निकलेगा। तो इसलिए उनके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। और पैसे के बारे में भी डियर फ्रेंड्स मैंने बहुत सारी बातें डिटेल में बताई कि पैसा अगर कहीं पे रुका हुआ है उसके साथ रिलेशन खराब न करें। हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके कहाँ काम आ जाए, अगर आप बिगाड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा। और उसी इंसान को पैसा उधार दे रहे हैं तो उसी को दे जो व्यवहारिक है। किसी की मदद कर रहे हैं उसी की मदद करें जिसमें लगता है कि इस बंदे में दम है। नहीं तो फिर आपने मदद करनी है, दान देना है, तो डियर फ्रेंड्स अपनी गौशालाओं में दान दे, अनाथ आश्रम चल रहे हैं वहाँ पे दान दे। तो मेरे विचार कैसे लगे आपको ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत। मैं कुछ देर बाद डियर फ्रेंड्स यूट्यूब पर मुझे लाइव आना है, इसलिए मैं थोड़ा सा आराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।